हेलो। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर रूरल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 जो कि है इसका मीनिंग। ना आपको इसके नाम से ही ना इसका मीनिंग काफी हद तक क्लियर हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होना, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट होना। सो एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज को अपलिफ्ट करना, डेवलप करना, उसके लिए प्लान बनाना, दैट इज रूरल डेवलपमेंट। जो ग्रामीण एरियाज है हमारे देश में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनको डेवलप करना। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग काम करते हैं वो मेनली जो काम होता है वो होता है फार्मिंग का या फिर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज का, जैसे फिशरीज हो गया या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, जहां पर वो लोग वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं या फिर फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, सब चीजें, फ्रूट्स को, ठीक है। या फिर वो स्मॉल स्केल लेवल पे काम करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो उनको क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं रूरल क्रेडिट। सो रूरल क्रेडिट मीन्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द फार्मिंग कम्युनिटी, उधार देना फार्मिंग कम्युनिटी को। यहाँ पे फार्मिंग कम्युनिटी इससे लिखा है क्योंकि रूरल एरियाज में मोस्टली लोग फार्मिंग करते हैं, तो जो भी फार्मर्स है उनको उधार देना, दैट इज रूरल क्रेडिट। अब फार्मर्स को उधार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो भी फार्मर्स है, मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल, वो छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो इसीलिए उनको उधार लेना पड़ता है। या फिर उनके पास जमीनें कम होती हैं, मार्जिन मतलब स्मॉल, वो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं और जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। अब इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो बहुत ज्यादा थी, अब तो कम हो गई है, बट अब भी अगर कोई फार्मर ऐसा है जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता है, मतलब वो अपने लिए ही खेती करता है, तो उसको लोन लेना पड़ता है क्योंकि वो मार्केट में नहीं बेच रहे, उनका प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए उनको लोन लेना पड़ सकता है। और मार्केट में देयर इज नो सरप्लस फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उनके पास ज्यादा अगली प्रोडक्शन करने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं है, तो छोटे लेवल पे काम होता है, सिंपल वर्ड्स में ये मतलब है इसका। और एक और रीजन ये भी है कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का, वो भी ज्यादा होता है, तो कई केसेस में ये वाली भी प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब क्या हो गया, जब जो भी फार्मर है वो बीज बोएगा और फसल जब उगेगी फिर वो फसल काटेगा, उसके बीच में टाइम पीरियड है, कई महीनों का टाइम पीरियड है, उसमें बीज बोया फिर फसल उगी, फिर उसको बाद में पैसे मिलेंगे अगर वो मार्केट में बेचेगा तो इस पीरियड, ये वाला पीरियड काफी हाई है। इसको, इस पीरियड के लिए, बीज बोने से फसल काटने तक का पीरियड जो है, उसके लिए उसको अपना गुजारा तो करना है, तो उसके लिए लोन लेना पड़ेगा उसको। सो लोन जो हो सकता है वो दो पर्पजेस के लिए लिया जा सकता है, या तो वो हो सकता है खेती से रिलेटेड, या जिसको आप कह सकते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर लोन लिया जा सकता है अदर रीजंस की वजह से, जो कि सोशल रीजंस हो जाएंगे, घर में शादी है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, इसलिए वो लोन ले सकता है। सो बोरोइंग ऑफ अ फार्मर कैन बी फॉर फॉलोइंग पर्पजेस। पहला है प्रोडक्टिव पर्पजेस, ये फिर प्रोडक्टिव बोरोइंग इन्हों कह सकते हैं। तो यहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों के लिए वो बोरो कर रहा है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीन्स, खेती से रिलेटेड चीजों के लिए। अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स, यहां पर बोरो करते हैं वो सोशल पर्पज के लिए, सोशल पर्पजेस, जैसे शादी हो गई या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा है घर में तो पैसे की जरूरत है। जो भी लोन होते हैं, रूरल क्रेडिट होते हैं, उनको पीरियड के बेसिस पर तीन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, या तो लॉन्ग टर्म, या फिर मीडियम टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होगा, जो कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक होगा, दैट विल बी शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जो 12 महीने से ज्यादा बट 5 साल से कम होगा, दैट विल बी मीडियम टर्म क्रेडिट। और जो 5 सालों से ज्यादा के लिए लोन होगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब कोई फार्मर लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्यों लेगा, मतलब लंबे टाइम का क्रेडिट, 15 सालों का, 20 सालों का लोन, क्योंकि उसको कोई बहुत बड़ा एसेट खरीदना है, उसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा लोन का, तभी तो पीरियड बहुत ज्यादा है। उसको ट्रैक्टर खरीदना है, जमीन खरीदनी है, कोई और कॉस्टली इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, ट्यूबवेल्स बनाने हैं, तो ये सब बड़े एसेट्स हैं, इनको खरीदने के लिए फार्मर को एक बड़े पीरियड का लोन लेना पड़ेगा, बड़े अमाउंट का भी लोन लेना पड़ेगा। मीडियम टर्म क्रेडिट, छोटी चीजों का लोन, बट उतनी भी छोटी चीजें नहीं, जैसे मशीनों के लिए लोन, छोटी मोटी मशीन्स होती हैं, या फिर फेंसेस, फेंसेस मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं उसको बनाने के लिए लोन, या फिर वेल्स, जो कुआं हो गया, उसको बनाने के लिए लोन।
तो यहाँ पर अमाउंट बहुत कम भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, तो इसलिए मीडियम टर्म क्रेडिट। इसका पीरियड भी मीडियम होता है, 12 महीने से 1 साल से 5 साल के अंदर अंदर का लोन होता है ये। देन कम्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट, शॉर्ट पीरियड का लोन, 12 महीने से पहले पहले इस लोन को रीपे कर देंगे। ये छोटी मोटी चीजों के लिए होता है, जैसे सीड्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, मैन्योर खरीदने के लिए, या फिर फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जाएगा। और ये लोन, ये सारे लोन्स एक्चुअली दिए जा सकते हैं बाय कमर्शियल बैंक्स, और हम आगे पढ़ेंगे लोन कौन कौन देता है, बाय नाबार्ड, क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब चीजें। अब यही हमारा अगला टॉपिक है, जो लोन लेते हैं वो कहां से वो लोन लेते हैं, फार्मर्स। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब दो तरह के सोर्सेज होते हैं, या तो होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब है जिनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिनकी प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो देसी काम चल रहा है, कच्चे में काम चल रहा है, जहां पे कोई मतलब जहां पे ज्यादा जिसको लॉ गवर्न नहीं करता है। तो एमी जो काम होता है ना, दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। इसमें फायदा क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल को आपको लोन इजीली मिल जाता है, जैसे दोस्तों से लोन लेना, मनी लेंडर से लोन लेना। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आती हैं, यहाँ पे बेवकूफ बना दिया जाता है फार्मर्स को। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ठीक रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मतलब जो कमर्शियल बैंक से लोन ले रहे हो, जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है भाई इससे लोन लो, तो वहां पे पूरा पेपर वर्क होता है, चीजें ठीक चलती हैं। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पर, या फिर आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम बाद, मैक्सिमम लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसे लेते थे रूरल एरियाज में। So major non-institutional sources of rural credit are money lenders, जो मनी को लेंड करते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर्स, कमीशन एजेंट्स। समझ पा रहे होंगे आप, ये बिल्कुल एक कच्चा काम है ये सब लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मनी लेंडर्स प्रोवाइडेड अबाउट 93.6% और 94% ऑफ टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज इन 1952। इंडिपेंडेंस के बाद टोटल लोन का 94% लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दे रहे थे। तो आप समझ पा रहे होंगे इससे कि हमारे जो देश के फार्मर्स थे वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर, और इसलिए उनको इतना एक्सप्लॉइट भी करा जाता था। आज के टाइम पे ये परसेंटेज 30% है, तो आप ये याद रखिएगा, आज के टाइम पे परसेंट 30% है। कितनी कम हो गई है ये, बट अब भी बहुत ज्यादा है। मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से तो पैसा लेना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये रीजंस हैं इसके, इसको एनकरेज नहीं करा जाता है। दीज आर नॉट एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। आपको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये लोग महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं महीने के हिसाब से। बैंक्स ईयरली लेते हैं, ईयरली लेना चाहिए इंटरेस्ट, बट ये महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लेते हैं। दे एक्वायर लैंड ऑन फेलियर टू पे इंटरेस्ट एंड लोन। अब ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, वो जमीन ही हड़प लेते हैं। वो कहते हैं तुम लोन नहीं दे पाए, चलो तुम्हारी जमीन हमारी, पेपर पे साइन करवा लेते हैं। वो मैनिपुलेट भी करते हैं अकाउंट्स को। इंटरेस्ट रेट लिखा होगा 2% पर मंथ, वो जीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा 20% पर मंथ, या उस तरीके से घुमा देंगे। जो एजुकेटेड फार्मर्स नहीं है उनको इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है। देन कमिंग टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये जेन्युइन सोर्सेज हैं। अब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की परसेंटेज गिवन नहीं है, आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। 1951 में टोटल क्रेडिट का अराउंड 6 to 7% इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लोन देते थे, और आज के टाइम पे 70% है। तो अगर हम बात करें लेटेस्ट से 2017 की, तो उसमें जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 70%। हमने माइनस कर दिया है यहाँ पे 93% में से, तो आप इसको 6-7% चलेगा। सब वैल्यूज अप्रॉक्स होती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 7%, आज के 70% इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लोन लिए जाते हैं। पहले सिर्फ 6 और 7% था। नाउ मेजर चेंज आया है आफ्टर 1969 व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच टू एडिक्वेटली मीट द नीड्स ऑफ रूरल क्रेडिट। 1969 एक इंपॉर्टेंट ईयर आपको याद रखना है। यहां पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी अप्रोच यूज करी। मल्टी एजेंसी अप्रोच का मतलब होता है गवर्नमेंट ने मल्टीपल एजेंसीज बनाई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल क्रेडिट। जो यहाँ पे रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए मल्टी एजेंसीज। कौन कौन सी एजेंसीज? जैसे नाबार्ड हम पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स,
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, इस तरीके से। So different institutions were formed. Multi-agency means different institutions were formed. कौन कौन से institutions हैं mainly? First is NABARD and most important, ये एग्जाम में आता ही आता है NABARD। इसके बारे में आपको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये है, ये बनाया गया था 1982 में। उससे भी पहली चीज ये है फुल फॉर्म। So NA is for national, B is for bank, then for A is for agriculture and rural development। और आपको उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा जब आप इसके फुल फॉर्म को रीड करोगे। नेशनल बैंक, इंडिया का बैंक, फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए, एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये पूरा बैंक है जो कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट को चीजों को संभालेगा, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करेगा, उनको लोन देगा, उनको हेल्प करेगा हर तरीके से। सो 1982 में बनाया गया था एज एन एपेक्स बॉडी। एपेक्स मतलब होता है टॉप लेवल, टॉप लेवल बॉडी, जैसे सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स कोर्ट, टॉप कोर्ट। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। तो ये कोऑर्डिनेट करता है जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको, उन सबकी एक्टिविटीज को, सब चीजों को संभालता ही है। बेसिकली जैसे बैंक्स में आरबीआई होता है ना, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में नाबार्ड है। इसकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 500 करोड़ रुपए, मतलब ये 500 करोड़ रुपए इसके पास है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हो आपको पता होगा। बेसिकली आप कह सकते हो इसके पास, इसकी जो ओनरशिप है उसमें 500 करोड़ रुपए हैं। इसकी शेयर कैपिटल, इसकी ओनर्स ने, मतलब जो भी इसके पास पैसा है दैट इज अराउंड 500 करोड़, कुछ ऐसा आप समझ सकते हो। और इसका जो 500 करोड़ है उसका आधा दिया है आरबीआई ने और आधा दिया है हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखने वाली चीज है। इसमें हमने छोटे से पैराग्राफ में काफी सारी चीजें समझ ली हैं। फुल फॉर्म, इसका ईयर, ये टॉप लेवल बॉडी है, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 500 करोड़, इसके पास पैसा है 500 करोड़, जिसका आधा दिया है आरबीआई ने और आधा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ आ सकता है इसमें से। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये एक एपेक्स फंडिंग एजेंसी है फॉर रूरल क्रेडिट, हमने समझ ही लिया है, ये टॉप लेवल बॉडी है रूरल क्रेडिट के लिए। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये चेक करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को कि उनमें ठीक काम चल रहा है नहीं चल रहा। रीजनल रूरल बैंक्स वो ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये इवन रिसर्च भी करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन देने का काम है। तो यहाँ पर रिसर्च भी होती है कि भाई किस तरह से खेती में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, क्या किस तरह से रूरल डेवलपमेंट करी जा सकती है। तो ये अपने रिसर्च करेंगे कि यार हम देखते हैं कि हमने ये करा तो इसका आउटपुट ये आएगा, फिर ये करा तो इसका आउटपुट ये आएगा, तो उससे चीजें और इनको पता चलेगा और फिर अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं टू इम्प्रूव एवरीथिंग। जैसे क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीजें हैं। क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम इज कि लोगों को उधार कैसे मिल रहा है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात होती है कई फार्मर्स के लिए कि उनको लोन चाहिए होता है, बट उनको लोन लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या क्या करा जाए। तो वो कहते हैं यार हम तो लोन क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक से लेके मनी लेंडर से लोन ले लेते हैं, कम से कम वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर तो नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है फार्मर्स के लिए। कई फार्मर्स उतने एजुकेटेड नहीं है, तो हमें जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है, उनको उधार देने का सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि उनको इजीली उधार मिल पाए, उनसे उतनी डॉक्यूमेंटेशन ना कराई जाए, या फिर एक बंदे को रखा जाए जो उनके बिहाफ में डॉक्यूमेंटेशन कर देगा, कुछ ऐसी चीज। देन कम्स रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये नाम से ही क्लियर हो जाता है, ये रूरल रीजन्स के बैंक्स हैं और ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड आर्टिजन्स। फार्मर्स का मतलब आपको पता ही है, स्मॉल एंड मार्जिनल, एंड आर्टिजन्स का मतलब है जो स्मॉल स्केल लेवल पे काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट जो हैं। They cater exclusively to the needs of weaker section, ये weaker section की needs पे काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स वीकर सेक्शन की नीड्स के लिए काम करते हैं और 90% जो ये लोन देते हैं वो वीकर सेक्शन के लिए ही होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इस तरह से काम होना चाहिए और इसको ढंग से इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ऐसे बैंक्स और होने चाहिए, तो इनसे बहुत हेल्प मिलती है रूरल एरियाज के लोगों को। देन कम्स कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के बारे में आपको पता ही है बहुत बढ़िया तरीके से। सो कमर्शियल बैंक का एक एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं, एन नंबर ऑफ बैंक्स हैं।
जो भी नॉर्मल बैंक्स होते हैं सब कमर्शियल बैंक्स हैं, और ये भी खूब क्रेडिट देते हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट देते हैं, दे सप्लाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट, और दे डिसबर्स एग्रीकल्चर क्रेडिट फॉर इनपुट्स, कैटल, ट्रैक्टर्स, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल्स, हर चीज के लिए वो क्रेडिट देते हैं, और एक्चुअली सब सारे बैंक ही हर चीज के लिए क्रेडिट देते हैं। देन लास्ट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये भी काफी बढ़िया चीज है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 16 से 17% ऑफ रूरल क्रेडिट फ्लो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज से आता है, ये एक बड़ी परसेंटेज है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कोऑपरेट करना, साथ मिलके, क्रेडिट उधार सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो उधार देने के लिए बनाई गई हैं। तो और इनमें खासियत क्या है, ये उधार देने के लिए भी बनाई गई हैं और ये एक्चुअली हेल्प भी करती हैं, ये गाइडेंस भी देती हैं। तो ये बैंक्स जैसी ही बात हो गई, बट ये बैंक से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ये सोसाइटीज उधार के साथ साथ एडवाइस देती हैं, गाइडेंस देती हैं कि भाई आपको काम ऐसे करना चाहिए, फार्मर्स को बताती हैं कि आप प्रोडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज होगी, आप ये वाला इस तरह से काम करो, ये बेहतर है। और टोटल मिला के 16 से 17% ऑफ टोटल रूरल क्रेडिट फ्लो इनसे आता है। और इनका फंक्शन क्या है, टाइमली एंड ज्यादा लोन देना लोगों को, तो ये भी एक बढ़िया बात है फार्मर्स को मेनली। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब है जो भी सर्विसेज इन्वॉल्व हैं एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मूव करने में फ्रॉम फार्म टू द कंज्यूमर। मतलब जब फार्मर हार्वेस्ट कर लेता है उस प्रोड्यूस को कस्टमर तक पहुंचाने की सारी सर्विसेज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट बनती हैं। जैसे अगर एक फार्मर ने शुगर केन प्रोड्यूस करा तो पहले शुगर केन को असेंबल करा जाएगा, सो फर्स्ट इज असेंबलिंग, देन उसको स्टोर करा जाएगा, प्रॉपर उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए, फिर उसको प्रोसेस करा जाएगा, लेट अस से इनटू शुगर प्रोसेस करा जा रहा है, फिर उसको पैकेज करा जाएगा शुगर को, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करा जाएगा पैकिंग के बाद, फिर उसमें ग्रेडिंग करी जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा उसको, ग्रेडिंग पहले भी हो सकती है पैकेजिंग से, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को थ्रू आउट दी कंट्री। तो सबको समझ आ गया होगा, बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कवर होते हैं। सामान को बनाने से लेके बेसिकली फार्म से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के जो भी स्टेप्स हैं, ऑल स्टेप्स आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सो इट कवर्स द सर्विसेज इन्वॉल्व्ड in moving an agricultural product from farm to the consumer। अब हमारे देश में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज फार्मर्स while selling their produce to traders suffer from faulty weighing, मतलब faulty weights का यूज करा जाता है, जो वेट्स हैं वो उसमें चीटिंग करी जाती है। अगर 1000 किलो का सामान है तो उसको बता दिया जाएगा तो 900 किलो का सामान है। तो जो ट्रेडर्स हैं वो फार्मर्स को बेवकूफ बना देते हैं वेट्स का गलत यूज करके, और मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंट्स को। तो ये थी पहली चीज। दूसरी चीज है अकाउंट्स का मैनिपुलेशन। एग्जाम्पल, अगर फार्मर को आपको सामान देना है, सामान के बदले आपको पैसा देना है, मान लेते हैं 20,000 रुपए, तो मैनिपुलेट कर दिया जाएगा अकाउंट्स को, मे बी उन्हें 15,000 रुपए दे देंगे, रेट गलत चार्ज कर देंगे, अकाउंट्स में कुछ प्लस माइनस की गलती कर देंगे, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, फार्मर्स को यूजुअली सामान बेचना पड़ता है एट लो प्राइस। ये तीसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको मार्केट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो कई फार्मर्स को ये भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है अबाउट द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, उनको अपने प्रोड्यूस को सस्ते में बेचना पड़ता है ट्रेडर्स को। चौथी प्रॉब्लम ये है, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं होती हैं, वो सामान को स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो बाद में सामान को बेच पाए एट अ बेटर प्राइस, so that they can sell their produce at a better price। और approximately 10% of goods in farms is wasted due to lack of storage। कितनी बड़ी परसेंटेज है ये? टोटल सामान का 10% तो सामान ऐसे ही खराब हो जाता है क्योंकि ढंग की स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। और इन सब प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग फार्मर्स को करना पड़ता है, अपने सामान को तुरंत बेचना पड़ जाता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है।
या फिर उनको जल्दी से जल्दी पैसा रीपे करना होता है जहां से उन्होंने पैसा लोन पे ले रखा है कुछ पैसा, इसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। फार्मर्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो तुरंत सामान को बेच डालते हैं, डिस्ट्रेस सेल। सो फॉर लैक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये मार्केटिंग अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है, फोर्सेस द फार्मर्स टू सेल, यहाँ पे एक्चुअली एंटर एक्स्ट्रा आ गया तो कंटिन्यूएशन में, टू सेल देयर प्रोड्यूस एट लो प्राइसेस फॉर फियर ऑफ स्पॉइलेज और टू पे ऑफ एन इमिनेंट डेट। तो उनको लग रहा है कि उनका सामान खराब होने वाला है, स्पॉइल होने वाला है, या फिर कोई कर्जा तुरंत देना है आने वाले टाइम में, तो उनको सामान को सस्ते दामों पर बेचना पड़ जाता है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रेस सेल। और इसकी वजह से फार्मर्स को काफी नुकसान होता है एंड क्योंकि उनको उनके प्रोड्यूस का कमीशन, मतलब वो लोग कमीशन ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, उनको प्राइस कम मिलता है, और वो लोग वेट्स भी, जो हमने ऊपर पढ़ा भाई, वेट्स गलत यूज कर लेते हैं और ज्यादा कमीशन ले लेते हैं फार्मर से। तो ये सब चीजें हैं, दैट इज डिस्ट्रेस सेल। देन नेक्स्ट, क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? हाँ कर रही है। क्या वो ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? मार्केट्स को रेगुलेट कर रही है, मार्केट्स को सुपरवाइज कर रही है। जो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग वाले पार्ट है, पूरे मार्केट, सामान कौन बेच रहा है, किसको बेच रहा है, वहां पे फार्मर्स को कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा है कोई, तो इसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, रेगुलेट कर रही है, जिससे कि एक ऑर्डरली, मतलब जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशंस आ सकें। सेल एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय मार्केटिंग कमिटी, जहां पे मार्केटिंग कमिटी होती है, और मार्केटिंग कमिटी में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट के भी, फार्मर्स के भी और ट्रेडर्स के भी। ये भी एक बढ़िया चीज है। एक कमेटी बिठाई जाती है जो कि गवर्न करती है पूरे मार्केट को, जहां पे तीनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो सामान बेच रहा है फार्मर, जो सामान खरीद रहा है ट्रेडर, और एक गवर्नमेंट। तो वो पूरा देखती है कि मार्केट ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। देन जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज, हमने ऊपर समझा था कि स्टोरेज फैसिलिटीज खराब थी, उनमें इंप्रूवमेंट लाने की गवर्नमेंट ने कोशिश करी है, जैसे गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेजेस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब चीजों को डेवलप करा जा रहा है। एंड इवन रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, इन चीजों को भी, मतलब सामान अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करी गई है। देन नेक्स्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फार्मर्स को ना बेवकूफ कई बार इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि फार्मर को उतनी नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज नहीं होती है वो इसलिए होती है क्योंकि फार्मर अकेला है, तो उसको हर चीज की नॉलेज नहीं हो सकती एक इंसान को। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि फार्मर्स को मिलजुल के काम करना चाहिए, जो कि फार्मर्स करते भी हैं, ठीक है। सो इसलिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का। फार्मर्स को ना मिलके काम करेंगे ना, तो उनको सस्ते दामों पर सामान मिलेगा, जब वो सामान खरीदे जाएंगे तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जब वो बेचने जाएंगे तो उनको बेवकूफ नहीं बना पाएगा कोई, उन सबको नॉलेज होती है, वो सब एक दूसरे के साथ होंगे। सो ये बहुत बढ़िया चीज है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो कोऑपरेट करके काम करेंगे, फार्मर्स विल फाइंड देमसेल्फ, फार्मर्स यूजुअली फाइंड देमसेल्फ बेटर बार्गेनर्स, उनको सस्ता मिलता है दाम, एंड गेट बेटर प्राइसेस, और उनको अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं फॉर देयर प्रोडक्शन थ्रू कलेक्टिव सेल। वो मिलके सामान बेचेंगे, उनको बेहतर फायदा मिलेगा। इसका एक एग्जांपल है जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई थी, वो है अमूल। तो वही बताया गया, मिल्क कोऑपरेटिव्स बनाई गई थी गुजरात में, और बाकी कंट्रीज में भी कोऑपरेटिव मार्केटिंग का ये अच्छा एग्जांपल है। देन गवर्नमेंट ने एमएसपी का कॉन्सेप्ट भी निकाला है। अब उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके रिगार्डिंग भी फार्मर्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि एमएसपी का कॉन्सेप्ट हमको पहले भी क्लियर होगा, 2-3 चैप्टर्स में पहले भी आ चुका है, कि यहाँ पर फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस गारंटी करा जाता है कि तुम्हें इतना प्राइस तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, तो फार्मर के लिए ठीक है, उससे कम प्राइस पे तो ट्रेडर को नहीं बेचना है। सो इट इज एन अश्योरेंस to the farmer that a minimum price will be fixed by the government for farmers produce, no purchasing can be done below this price, और वो उससे ऊपर तो बेच सकते हैं। अगर फार्मर को ट्रेडर एमएसपी से कम प्राइस दे रहे हैं तो फार्मर क्या करेगा, गवर्नमेंट को बेच देगा, गवर्नमेंट कहती है हम तुमसे खरीद लेंगे, तो फार्मर को एक मिनिमम इनकम तो इश्योर हो ही जाती है ना, तो ये चीज सही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। अगेन यहाँ पे अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये स्टेप्स ढंग से इंप्लीमेंट हो नहीं पाते हैं, अभी भी इनमें प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट कम्स
रूरल एरियाज में लोग कहाँ कहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं एग्रीकल्चर के अलावा? एग्रीकल्चर में तो एम्प्लॉयड होते ही हैं, हम पूरे चैप्टर में एग्रीकल्चर ही पढ़ रहे हैं, है ना? क्रेडिट में भी एग्रीकल्चर पढ़ा है, हर जगह पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें ही पढ़ रहे हैं। अब एग्रीकल्चर के अलावा भी कहाँ लोग एम्प्लॉयड होते हैं रूरल एरियाज में? पहला है एनिमल हस्बेंड्री, बेसिकली एनिमल्स का काम करना, जिसको लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। लाइव स्टॉक भी एनिमल्स का ही दूसरा नाम है, लाइव स्टॉक फार्मिंग। सो इंडिया में फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस मिक्स्ड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। वो खेती भी करते हैं, साथ में लाइव स्टॉक भी चलाते हैं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गियों का काम, हेंस का जो काम है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। तो ये 55% पोल्ट्री फार्मिंग टोटल का कंट्रीब्यूट करती है, उसका शेयर 55% है। तो 55% याद रखने वाली चीज है। इंडिया में अराउंड 304 मिलियन, बहुत ज्यादा, 304 मिलियन कैटल्स हैं, मिलियन, 304 मिलियन कैटल्स है इंडिया में, जिसमें 105 बफेलोज हैं। सो मतलब काफी सारा काम है लाइव स्टॉक का हमारे देश में, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, क्योंकि कैटल से अगेन कई सारी मिल्क जैसी चीजें आती हैं, मिल्क, बटर, फिर उन सबके ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे। सो अ सिग्निफिकेंट ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन लाइव स्टॉक सेक्टर। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि कई सारी वुमेन को भी नौकरी मिल जाती है यहाँ पर। मिल्क प्रोडक्शन काफी बढ़ गई है और 5 गुना बढ़ गई है 1960 से 2009 तक। और इसका जो मेन रीजन है वो कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। अगेन याद रखने वाली चीज है, ऑपरेशन फ्लड रिस्पॉन्सिबल है मिल्क की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए। और जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है उससे मीट भी मिलता है, एग्स, वूल शीप से, एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो इसलिए लाइव स्टॉक फार्मिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें एनिमल से कई सारे चीजें मिलती हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और हमारे लाइव स्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो क्वाइट इंप्रेसिव है, बिल्कुल, जैसे 304 मिलियन। और बट इसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम है। और अगेन इसमें काफी सारे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं कि हम एनिमल के साथ ठीक ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सब चीजें, और इसमें टेक्नोलॉजी काफी अपग्रेड होनी चाहिए और ये सब चीजें। देन फिशरीज, हमारे कई रूरल एरियाज में लोग फिशिंग का भी काम करते हैं, बट फिशरमैन का जो स्टेटस सिंबल है, और जो स्टेटस है वो उतना बढ़िया नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। क्यों? क्योंकि वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लो पर कैपिटा अर्निंग से, काफी लॉजिकल से पॉइंट्स हैं ये। और एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। तो जो फिशरमैन होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं टू अदर सेक्टर्स, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना, जो एक बार फिशरमैन है उसको दूसरे सेक्टर से मूव करना, क्योंकि वहां पे वो अपनी स्किल्स एक्वायर कर चुके हैं, वो फिशरमैन है। अब फिर दूसरे सेक्टर में मूव करना, पूरी नई स्किल्स दोबारा से ले बनाना और चीजों को पूरा शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज भी एक प्रॉब्लम है। वहां पे लिटरेसी भी कम होती है, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी है, इनडेटेडनेस, वो कर्जे में भी आ जाते हैं। ठीक है। रैम्पेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, और अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि उनके पास ज्यादा काम नहीं होता है। सो इस तरीके से यहाँ पे उनकी अर्निंग कम है और ये पॉइंट्स काफी इजी हैं, तो इसलिए फिशरमैन की सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है जो हमने पढ़ी है। देन हॉर्टिकल्चर, या इस हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करना, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस, इन सब को ग्रो करना, दैट इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फूड, न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी सीधी सी बात है। गोल्डन रेवोल्यूशन आया था 1991 से 2003, ये याद रखने वाली चीज है। हॉर्टिकल्चर में गोल्डन रेवोल्यूशन आया था, और क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बड़ी, से ग्रीन रेवोल्यूशन था ना एग्रीकल्चर में, वैसे ही हॉर्टिकल्चर में गोल्डन रेवोल्यूशन। और इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा होते हैं फ्रूट्स में, जैसे मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स और कैश्यू नट्स, स्पाइसेस में। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का दुनिया में। तो काफी आसान चीज है, आपको रीड करते समझ आ जाता है। आपको जो मैंने बॉक्स बना रहा हूँ वो चीज आपको याद रखनी है। देन कई लोग रूरल एरियाज में कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व रहते हैं। बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, स्पिनिंग, वीविंग,
डाइंग ऑफ क्लोथ्स, सीधी सी बात है ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा था हैंडीक्राफ्ट में कई लोग इन्वॉल्व थे इंडिपेंडेंस से पहले, और अब भी रूरल एरियाज में कई लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं। देन इसका लास्ट पार्ट जो है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ये काफी एक सिंपल टर्म है, ये हम डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीजें बड़ी पसंद आती हैं लोगों को, और अच्छी भी होती हैं वो। तो जहाँ पे कुछ भी केमिकल्स का यूज नहीं होता उनको ऑर्गेनिक चीजें कहते हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्नोलॉजी वेयर which restores, maintains and enhances the ecological balance। यहाँ पे ऑर्गेनिकली जो हमारे देश में ऑर्गेनिकली फूड होता है, जो भी वो ग्रो हो रहा है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये एक्चुअली हमारे देश में नहीं है, पूरी दुनिया में है। इसके फायदे क्या होते हैं? इसमें फायदा ये है कि इट सब्स्टिट्यूट्स कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स like HYV seeds, chemical fertilizers, pesticides with locally produced in organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on investment। तो यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है कि थोड़ा सा फायदा मिलता है जो लोग ऑर्गेनिकली सामान को बनाते हैं, क्योंकि जो कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं उनको वो यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे उनको HYV सीड्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को यूज ना करके जो देसी चीजें होती हैं, जैसे खाद को यूज करेंगे और जो मैन्योर होता है उनको यूज करेंगे, जो चीज सस्ती है। तो यहाँ पर क्योंकि केमिकल वाली चीजों को यूज नहीं करा जाएगा ना, तो केमिकल वाली चीजों को बैन करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स में भी केमिकल्स होते हैं, ये सब चीजें। बिल्कुल देसी तरीके से फार्मिंग करना जहां पर केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसे अगर कोई अपने बैकयार्ड में कुछ उगा रहा है, मतलब बहुत छोटे लेवल पर हो गया वो, बट तब भी वो ऑर्गेनिक है बिल्कुल, वहां पे कुछ भी चीजों का, गलत चीजों का यूज नहीं करा गया है, तो वो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है ना, वो वाली बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और ये इन चीजों का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करा जाता है, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है पूरी दुनिया भर में। क्वालिटी चीज है तो डिमांड होगी ही। इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज्यादा होती है, अगेन ये भी काफी लॉजिकल बात है। न्यूट्रिशन में ज्यादा होंगे क्योंकि केमिकल वाली चीजों में केमिकल्स होंगे, तो ये तो होता ही है। अब इसके बारे में आपको ऑलरेडी भी आइडिया है कि पेस्टिसाइड फ्री चीजें होनी चाहिए और ये सब चीजें। और इसमें लेबर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा काम करेंगे, तो ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी अच्छी चीज है। तो ये सस्ता भी है और लोग भी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है इसकी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के कई सारे फायदे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट।